भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। अनुमान लगाया जा रहा है कि G20 के बैठक और संसद के विशेष सत्र के बाद मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों से निपटने के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की योजना पर काम चल रहा है। एक और जहां मराठा आरक्षण की मांग का कोई हल नहीं निकल पाया है, वहीं सरकार द्वारा मराठवाड़ा में मराठा समाज के लोगों को कुणबी का प्रमाण पत्र देने के पहल से इस समाज के लोग भी भड़क गए हैं। इस वजह से महायुति सरकार के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली है, वहीं भाजपा को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। भाजपा को यूपी और बंगाल में करारा झटका लगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली 48 घंटों के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। नागपुर जिले के गांव हो या शहर, नदी में गणेश विसर्जन नहीं हो सकता। जिले के किसी भी नदी या जल स्रोत में विसर्जन नहीं करने का आदेश नागपुर जिलाधिकारी इटनकर ने पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव के संदर्भ में आयोजित बैठक में दिए। पिछले 3 वर्षों से नाकाडोंगरी के निकट अंतर्राज्यीय महामार्ग पर बावनथड़ी नदी का बड़ा पुल बंद होने के कारण क्षेत्र के जनता में गहरी नाराजगी व्यक्त है। गोंदिया और भंडारा जिले में पाए जाने वाले सारस पक्षियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसके लिए वन विभाग को फटकार भी लगा चुकी है। अब इसके बाद राज्य सरकार ने सारस संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सारस की सैटेलाइट टैगिंग करने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हो रही है, वहीं भाजपा ने मिशन 2024 के तहत जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। दक्षिण आंतरिक ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो तेजी से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इससे पूरे देश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री घरकुल योजना केंद्र सरकार की ओर से तैयारी की गई है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की ओर से घुमंत समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना क्रियान्वित की जा रही है। हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह में मनाया गया उर्स। हजारों की संख्या में नागरिकों की भीड़। श्रद्धालुओं के लिए किया गया था लंगर का आयोजन। भंडारा शहर के जाने माने हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह का उर्स हर साल बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह का 71वां उर्स मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों की भीड़ थी। इसमें हिंदू मुस्लिम साथ आकर सहभागी हुए। मन लंगर का भी इंतजाम किया गया था, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हजरत बाबा मस्तान शाह की शान में कव्वाली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभाग हुए।
बाबा मस्तान शाह के उस शरीफ में सिर्फ भंडारा जिला नहीं, अनेक जिले के लोगों ने भी फूल और चादर चढ़ाकर दुआएं मांगी। हजरत बाबा मस्तान शाह दरगाह को चारों ओर से फूलों से सजाया गया, जिससे दरगाह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सेना में मातृभूमि की सेवा के लिए सेवाएं देने वाले गोंदिया के सैनिक तुमखेड़ा खुर्द निवासी वीर जवान सुरेश हुकलाल नागपुरे उम्र 34 वर्ष का लेह लद्दाख की विषम पहाड़ियों पर शून्य से भी कम तापमान में सेवा देने के दौरान हृदय गति रुक जाने से दुखद निधन हो गया। शहीद जवान सुरेश नागपुरे का पार्थिव शरीर 9 सितम्बर को सुबह पैतृक गाँव तुमखेड़ा खुर्द पहुँचेगा और सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। वैसे ही यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई। हर कोई अपने जिले के जांबाज युवक की शहादत से गनीमत हो गया। वही अपने क्षेत्र के जांबाज युवा की शहादत से सभी का सर गर्व से ऊंचा हो गया। गोंदिया के शहीद सपूत के बलिदान व वीर परिवार के त्याग को सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है व उनकी सेवा में सदैव समर्पित रहेंगे। गणेशोत्सव के दौरान कानून एवं सुव्यवस्था कायम रहे, इसके लिए सभी नागरिकों से प्रशासन द्वारा दिए गए सूचनाओं का पालन करने का आह्वान जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने किया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जायजा बैठक में पुलिस विभाग द्वारा गणेशोत्सव के दौरान की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस सभा में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, निवासी उप जिला अधिकारी
सीनाफल के अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गणेशोत्सव शांति से मनाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए विविध उपाय योजना की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक कातकड़े ने इस समय दी। इस समय गणेशोत्सव दौरान यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए योग्य सूचना यातायात विभाग को दिए। उत्सव के दौरान किसी भी तरह का अनुचित घटना न हो तथा विद्युत व्यवस्था की जांच करके शॉर्ट सर्किट न हो, इस ओर ध्यान देने के निर्देश दिए। गणेश विसर्जन और ईद उत्सव यह बड़े त्योहारों में सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए नागरिकों ने सहकार्य करने का आह्वान भी उन्होंने किया। गणेशोत्सव समय में ध्वनि का उपयोग करने संदर्भ में सूचना तथा विसर्जन के लिए शहर में निर्माण किए गए कृत्रिम तालाब मार्ग, इस संदर्भ में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक को दी। शहर में पर्यावरण पूर्वक गणेशोत्सव मनाने के लिए नगर प्रशासन द्वारा किए गए विविध उपाय की जानकारी नगर परिषद विभाग के अधिकारी ने दी। मिट्टी के व पर्यावरण पूरक गणेश मूर्तियों की स्थापना की जाए तथा विसर्जन के लिए होने वाली भीड़ व असुविधा टालने के लिए नगर परिषद सही कदम उठाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी कुंभेजकर ने दिए। कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर जिले में धुआंधार बारिश हुई थी। इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से गोसीखुर्द बांध के 13 गेट खोलकर 1626.91 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में गोसीखुर्द बांध में 65% जल संचय होकर वैनगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे 244.17 है, जिससे फिलहाल बाढ़ की स्थिति की कोई संभावना नहीं है। फिर भी आपदा प्रबंधन ने नदी तट के नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। जिले में पिछले 2-3 दिन से लगातार चली कम अधिक बारिश के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक हल्की बूंदाबांदी के पश्चात बारिश का सिलसिला थमा। इधर मौसम विभाग ने शनिवार 10 सितंबर से जिले में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। ऐसे तो शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर परिषद प्रशासन कई अभियान चलाता है, लेकिन फिर भी इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसकी फजीहत उन लोगों की होती है जो अपनी गाड़ी को ईमानदारी से पार्किंग में खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वही कई लोग ऐसे हैं जो कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं, जिससे रोड पर जाम होने के साथ ही कईयों का विवाद होता है। सड़कों पर कब्जे का यह सिलसिला खापाटोली से शुरू होकर मुख्य बाजार के चौराहे तक फैला है। खासकर मंगलवार के दिन तो सड़कों पर अतिक्रमण बेलगाम हो जाता है। यहाँ कार्रवाई की बात तो दूर की है, जिम्मेदार अतिक्रमण को देखकर साइड से निकल लेते हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। नागपुर जिले के कलमेश्वर थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव में दहला देने वाली घटना घटी है, जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अत्याचार किया। इस मामले में कलमेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को अरोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम प्रवीण रामचंद्र बराई, उम्र 27 वर्ष, कलमेश्वर तालुका के सावली गाँव का रहने वाला है। उसके घर के पास ही 17 साल की लड़की से 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 8 नवंबर 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। करीब 1 बजे जब पीड़िता उसके घर आई तो घर पर कोई नहीं है, यह देखकर उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और पीड़िता से यह झांसा देकर बार बार अत्याचार किया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा। साथ ही पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी परिवार को दी और उसके आधार पर कलमेश्वर पुलिस ने आरोपी प्रवीण रामचंद्र बराई, उम्र 27 वर्ष के खिलाफ आईडीपी अधिनियम 1860 की धारा 376, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अरोली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भंडारा जिले के जंगल परिसर और खेतों में बड़ी मात्रा में जंगली सब्जियां पाई जाती है। खेतों और जंगलों में विभिन्न जड़ी बूटियों के पेड़, पत्तियां, फूल, लताएं और फल पाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खेतों में जड़ी बूटियों पर कीटनाशक का अत्यधिक छिड़काव के कारण जंगली सब्जियां प्रभावित हो रही है। जंगली सब्जियों के प्राकृतिक गुण लुप्त हो रहे हैं और स्वाद भी बदल गया है। जिले में बड़ी मात्रा में खरपतवार नाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इसका असर प्राकृतिक रूप से उगने वाली जंगली सब्जियों पर पड़ रहा है। बरसात के दिनों में खेतों में उगने वाली पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर जंगली सब्जियां कीटनाशक के छिड़काव के कारण लुप्त होने लगी है। नागरिक जंगली सब्जियों में रुचि रखते हैं। आंबाड़ी, तरोटा, कट्टोली का स्वाद आज भी पुराने लोग नहीं भूले हैं। अधिकांश नई और शहरी पीढ़ी इन जंगली सब्जियों के बारे में नहीं जानती, लेकिन पुराने लोगों को आज भी जंगली सब्जियां याद है। कृषि श्रम की लागत को कम करने के लिए और श्रमिकों की बढ़ती कमी को देखते हुए खेतों में जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा रहा है।
गेल्या 30 वर्षांपूर्वी भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर तालुक्यातील दहेगाव येथील महाराष्ट्र मिनरल्स कॉर्पोरेशन कायनाइट माइन्स ही खाण बंद पडल्याने 300च्या वर कामगारांवर बेरोजगारीची पाळी आली. 20 वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर कामगारांचे थकलेले वेतन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पाहूया यावरचा लोकशाहीचा हा विशेष रिपोर्ट. महाराष्ट्र मिनरल्स कॉर्पोरेशन कायनाइट माइन्स कंपनीची सुरुवात सन 1974 साली दहेगाव येथे करण्यात आली होती. या खाणीमध्ये दहेगाव, मुरमाडी, पारडी, मुर्जा, बारवा, चिचाड व लगतच्या गावातील जवळपास 300 ते 400 कामगार कामाला होते. खाणीतून काढण्यात येणारे कायनाइट हा उच्च प्रतीचा असून महाराष्ट्रातील कायनाइटची अग्रणी खाण म्हणून ओळख होती. तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सुद्धा याची नोंद आहे. मात्र कंपनी हे सुरळीत सुरू असताना खाण चालविण्यासाठी दिलेले मुदत संपल्याने कंपनी पुढे चालविण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांनी कंपनी चालविण्यासाठी परवान्याचे नूतनीकरण न केल्यामुळे सन 1993 साली एकाएकी खाण बंद करण्यात आली. त्यामुळे सर्व कामगार बेरोजगार झाले व त्यांच्या परिवारावर आर्थिक संकट कोसळले. त्यात आणखी भर पडली ती म्हणजेच कामगारांचे थकीत वेतन देण्यास संचालकांनी असमर्थता दाखविल्याने कामगारांवर आव्हाडच कोसळला. म्हणजे जेव्हा आम्ही MPSCचा अभ्यास करायला गेलो आणि जेव्हा सौदी सर जे भूगोलाचे संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित असणारे आहेत त्यांच्या भूगोलाच्या पुस्तकामध्ये जेव्हा दहेगाव माइन्सचा उल्लेख हा कायनाइटच्या खाणीसाठी प्रसिद्ध म्हणून जेव्हा दिसला तेव्हा त्याचा मी संपूर्ण अभ्यास केला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारताच्या तुलनेत जे कायनाइटचं उत्पादन आहे ते 15% उत्पादन आहे आणि त्या 15%च्या उत्पादनामध्ये एकट्या दहेगाव माइन्सचा वाटा 30% आहे. 30% होता. त्याच्यामुळे ही महत्त्वपूर्ण अशी माइन्स महाराष्ट्र मिनरल कॉर्पोरेशनने 1969-70च्या दरम्यान इथं सुरू केली आणि 1990-91च्या दरम्यान ती बंद पडतेवेळी काही मजुरांचे त्यांचे पगारसुद्धा काही थकले. त्यांचासुद्धा त्याची मागणी वारंवार ते सातत्याने करत राहिले. त्यानंतर येथून जो माल जायचा तो इथं रेल्वे स्टेशन आहे वडेगाव आणि वडेगाव रेल्वेनं तो सरळ कटनीला जायचा आणि या कायनाइट धातूचा उपयोग जेव्हा कशात होतो हा शोधण्याचा प्रयत्न केला तर काच उद्योगामध्ये आणि ॲल्युमिनियम उद्योगामध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो असं मला दिसलं. तर आमच्या जो गाव आहे दहेगावला तेव्हा रविवारला मला आठवतं मी लहान होतो तर आठवडी बाजार भरायचा तर गर्दी मावत नव्हती. माझे वडील स्वतः पेशाने डॉक्टर 45 वर्षापासून ते इथं सेवा देतात. ते सांगतात की त्या काळात मी दहेगावात यासाठी थांबलो की या गावामध्ये माइन्स होती आणि इथले जे मजुरांचे जे हप्त्याचे जे पैसे होते ती माइन्स काही प्रमाणात पेट करायची आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपल्या इथं रोजगार थाटला. परंतु आजची अशी परिस्थिती आहे की रोजगाराचा अभाव आणि मुख्यत्वे आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर त्यांचं जंगलातल्या उपयोजिकेवर त्यांचं अर्थार्जन आहे. परंतु शासनाच्या काही निर्बंधांमुळे त्याच्यावरचं अवलंबित्व सुद्धा त्यांचं कमी झालं आणि म्हणून माझी संपूर्ण गावाच्या वतीनं नाही तर संपूर्ण माझ्या परिसराच्या वतीनं अशी विनंती आहे. आम्ही सर्वांनी ठरावसुद्धा यापूर्वी दिलेले आहेत 7 ते 8 ग्रामपंचायती की या संदर्भामध्ये जर माइन्स या ठिकाणी जर आम्हाला ही सुरू झाली काय नाही तर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराचाच प्रश्न सुटणार नाही तर या गावाची एक ओळख राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये त्या नावानं होईल आणि त्याची प्रेरणा घेऊन या विद्यार्थ्यांना किंवा या गावाला काय उत्पन्न मिळून शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्या सुद्धा सुविधा आपल्याला उपलब्ध होतील. तर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालात कंपनीची स्थावर मालमत्ता लिलाव करून कामगारांचं वेतन अदा करण्याचे आदेश शासनाला दिले. परंतु आज 20 वर्ष होऊनही कामगारांच्या पदरी निराशेशिवाय काहीही पडलेलं नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाई अग्रेसित केली परंतु वन विभागाचे कारण पुढे करून कामगारांच्या वेतन अजूनही मिळालेलं नाही. माइन्स परिसरात साठवून ठेवलेला कायनाइट इतका किमती आहे की त्याच्या विक्रीतून सर्व कामगारांचे कंपनीवर असलेले पैसे वसूल होईल तसा न्यायालयाचा आदेश सुद्धा होता. परंतु वन विभाग कारवाई पूर्ण करण्यासाठी मागे पुढे पाहत असून आदेशाची पूर्तता करण्यास असहकार्य करीत असल्यामुळे कामगारांना त्यांच्या घामाचा पैसा मिळण्यापासून 20 वर्षांपासून वंचित ठेवण्याचा डाव तर नाही ना असा संशय कामगारांना येत आहे. महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड ची खाण होती ते त्याच्यातून धातू निघत होती दगडातून. आम्ही सगळ्या त्या धातूचा का बनत होता तेवढा नाही सांगू शकणार. आम्ही ट्रक भरणे कोणताही काम करणे सगळा आम्ही त्या होल पाडत होतो साबरीना होल पाडत होतो पहिले. त्याच्यानंतर जाखांबर आली मोठी ड्रिलिंग तिनं मग 3 रुपया रोजीपासून त्या माणसावर माझं सर्व्हिस भेटली 25 वर्ष. आपण आता या लाखांदूर तालुक्यातील दहेगाव माइन्स जो महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे जो देशात दहेगाव माइन्स म्हणून ओळख आहे या गावामध्ये आपण आहोत. आता
या गावाचं सांगताना या माइन्समधून कायनेटिक नावाचं धातू निघत होतं आणि तो पूर्ण उभ्या महाराष्ट्रामध्ये या कायनेटिकच्या साठी दहेगाव माइन्स हे प्रसिद्ध होती आणि या कायनेटिक माइन्समधून MMC कंपनीच्या माध्यमातून 30 गावातील 3000 बेरोजगारांना न्याय मिळत होता. आज माइन्स 1992ला बंद झाल्यापासून आज 3000 बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे आणि हे धातू आपल्या जवळील अर्जुनी मोरगाव रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून समोरच्या याच्यामध्ये मुंबईला भिलाईला या ठिकाणी ते धातू पोहोचल्या जात होतं. आज जेव्हा ही परिस्थिती बेरोजगारांची माहिती झाल्यास आम्ही गेल्या वर्षी 2019-20ला 27 ग्रामपंचायतचा ठराव मुंबई महाराष्ट्र सरकारला पाठवलेले आहे आणि समर्पक पाठपुरावा करून आमच्या अनेक बेरोजगारांचे प्रश्न मार्गी लागावं आणि ह्या दहेगाव माइनचं नाव पुन्हा एकदा देशाच्या नकाशावर यावं यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. जेवढं पाठपुरावा करताना आम्हाला अडचण येईल त्यासाठी सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं. गेल्या 20 वर्षात लोकप्रतिनिधींना कधी कामगारांच्या समस्या सोडविण्याबाबत कळवळा आला नाही, तो कुठवर येणार नाही असा प्रश्न कामगार व त्यांच्या परिवाराकडून लोकप्रतिनिधींना विचारला जात आहे. रात के समय तेंदुए द्वारा गौशाला में बंधी बकरियों पर हमला करने और एक बकरी को गंभीर रूप से घायल करने की घटना भंडारा जिले के लाखनी तालुका के गढ़ पेंड्री में हुई. घटना की जानकारी तुरंत लाखनी वन विभाग और बीट रक्षक त्रिवेणी गायधनी को दी गई और मदनीस मयूर गायधने ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया. विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाची वकिली करू नये, ओबीसी समाजामध्ये कोणती नावे टाकावी किंवा टाकू नये अशी कोणतीही भूमिका घेऊ नये. जर असे वक्तव्य केले तर आम्ही ओबीसी समाजाच्या वतीने वडेट्टीवार यांच्या विरुद्ध सुद्धा मोर्चा काढू असे खोसकटोला परिणय फुके यांनी लावला असून आम्ही उद्यापासून आंदोलनाच्या पवित्रात आहोत असे सुद्धा सांगितले आहे. बघा असं आहे की या माध्यमातून विजय वडेट्टीवारांना मी मागेही बोललो की त्यांनी ओबीसीची वकिली करू नये. त्यांनी ओबीसी समाजामध्ये काय टाकावं, कोणत्या समाजाचे नावं टाकावे किंवा काय करावं या संदर्भात विजय वडेट्टीवारांनी कोणतीही भूमिका घेऊ नये किंवा कोणतेही स्टेटमेंट करू नये, कारण त्यांना काही ओबीसी समाजाने वकील पत्र दिलेलं नाहीये. आणि दुसरं असं आहे की हे जे जरांगे पाटील जे मागणी करतात आहे किंवा विजय वडेट्टीवार जे मागणी करतात आहे की मराठ्यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्याच्या संदर्भात, तर याचा आमच्या सर्व ओबीसी समाजाला या संदर्भातला विरोध आहे आणि अशा कोणत्याही मागणीच्या विरोधात सर्व ओबीसी समाज एकत्र येऊन मोठं आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. उद्यापासून या संदर्भात एक मोठं आंदोलन सुरू होणार आहे आणि विजय वडेट्टीवारांनी याच्यानंतर जर या प्रकारचे स्टेटमेंट केले तर त्यांच्या विरोधात सुद्धा समाज जायला, ते समाजाच्या आमच्या ओबीसी समाजाच्या त्यांच्या विरोधात जायला आम्ही मागे पुढे बघणार नाही. विजय वडेट्टीवार यांनी जालनामध्ये जाऊन जरांगे पाटलांना जाऊन भेटले असता मराठा समाजाला कुणबी सर्टिफिकेट देण्यात यावा आणि दुसरं म्हणजेच मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्यात यावा या दोन्ही मागण्यांना विजय वडेट्टीवार यांनी समर्थन दिले असून खरंच जर विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी समाजाचे नेते असतील तर हे कधीच बोलले नसते असे मत परिणय फुके यांनी पत्रकार परिषदेत मांडला. मला शंका आहे की विजय वडेट्टीवार ओबीसी आहेत की नाही, मला त्यांची कास्ट सर्टिफिकेट बघावी लागणार, कारण की ओबीसी समाजाच्या नेता असे प्रकारचे वक्तव्य कधीच करू शकत नाही. ओबीसी आणि मराठ्यांचे भांडण लावण्याचे काम विजय वडेट्टीवार करीत आहेत. आज जे विजय वडेट्टीवारांनी आज जालनामध्ये जाऊन ज्यावेळेस ते जरांगे पाटलांना भेटले त्यांनी तिथे घोषणा केली की जरांगे पाटलांचे जे जे त्यांच्या मागण्या आहे, त्यांच्या मागण्या ज्या की सरसकट संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी सर्टिफिकेट, कुणबीच्या जातीचं सर्टिफिकेट देण्यात यावं आणि दुसरं की मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्यात यावं, या दोन्ही त्यांच्या मागण्याला विजय वडेट्टीवारांनी आज त्यांनी समर्थन दिलं आणि त्यांनी हे त्या स्टेटमेंट त्यांनी त्या समर्थन देत असताना त्यांनी बोलले की मी ओबीसी समाजाचा नेता आहे. जर खरंच विजय वडेट्टीवार जर ओबीसी समाजाचे जर नेते असतील किंवा समाजाचं जर भलं चाहत असतील तर ते हे कधीच बोलले नसते. आणि माझं मागे मी त्यांना म्हटलं की मला शंका आहे की विजय वडेट्टीवार ओबीसी आहे किंवा नाही आहे, मला त्यांची कास्ट सर्टिफिकेट बघावं लागणार, कारण या प्रकारचे ओबीसीच्या विरोधातले स्टेटमेंट एक ओबीसी समाजाचा नेता कधीच करू शकत नाही. हे ओबीसी आणि मराठ्यांचे भांडणं लावण्याचं काम विजय वडेट्टीवार करतात.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागील 2 वर्षात विविध कुशल कामे करण्यात आली, मात्र कामे पूर्ण होऊन देखील अजूनही शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या 98 लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झालेला नसल्याने लाखांदूर तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीतील पदाधिकाऱ्यांनी नाराजगी व्यक्त केली आहे. निधीच उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याने ग्रामपंचायती ह्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या असून निधी त्वरित उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर के समीप के खेतों में बंदरों को भगाने के लिए व्यक्ति की मृत्यु होने की घटना 7 सितंबर को सामने आई है। मृतक का नाम देवराव थोटे, उम्र 50 वर्ष है। अडाल पुलिस थाने में मरकज दाखिल किया गया है। वैनगंगा नदी के बड़े पुल पर नागपुर से रायपुर की ओर जाने वाले ट्रक ने दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया सवार गंभीर रूप से घायल होने की घटना 6 सितंबर को घटित हुई। भंडारा पुलिस थाने में मरकज दाखिल किया गया है। रामनगर थाने के तहत जवाहर कॉलोनी सूर्याटोला निवासी फिरियादी ज्योति तेज कुमार कटरे, उम्र 35 वर्ष, घर को ताला लगाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में गई थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने दरवाजे का ताला तोड़कर 59,900 रुपए का माल चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बरड़किन्नी में ध्यान फाउंडेशन की ओर से संचालित गौशाला से किसी ने मौका पाकर 30,000 रुपए कीमत के 5 छोटे बड़े जानवर चोरी कर लिए। इस मामले में उरमाडी निवासी विकास पडोले की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। बकरी चराने गए वृद्ध की अचानक मौत हो गई। मृतक का नाम कन्हाल गांव निवासी रामदास मंगरू गायकवाड़, उम्र 52 वर्ष है। रामदास रोजाना की तरह बकरी चराने जंगल गया था, लेकिन रामदास घर नहीं लौटा। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आमगांव थाने के तहत शिवनी निवासी परसराम सत्तू सतीश शहारे, उम्र 60 वर्ष की तबीयत बिगड़ने से उसे केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आमगांव पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। रात के दौरान शिकार की खोज में गांव में घुसे भेड़िए ने तबेले के बाहर बंधी एक बकरी पर हमला कर निवाला बना लिया। यह घटना तहसील के इटान गांव में 6 सितंबर को शाम में घटित हुई। इस घटना में परमेश्वर जयराम रामटे के नामक पशुपालक का 9,000 रुपए का नुकसान हुआ है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।